आजीज दोस्तों नमस्कार। आजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अंधापन मचाया हुआ है, लेकिन बहरहाल वो मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट नेशनलिस्ट अमेरिकन है। वो यूएसए के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले ज़रा दो तीन खबरें भारत की आई हैं, वो आपके सामने रख दूं कि ये हमारे अजीम ज्ञानी कन्हैया कुमार हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो कि 70 साल का हो जाता है वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, तो एक प्रधानमंत्री कैसे 70 साल का हो के कंट्री चला रहा है। तो इस बुद्धिमान को मैं ज़रा याद दिला दूं कि अभी जिन प्राइम मिनिस्टर का देहांत हुआ है कल, मनमोहन सिंह साहब, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे ना तो वो 71 साल के थे, 71-72 साल के थे। और रिटायर हुए ना जब वो हारे इलेक्शन तो वो 83 साल के थे, सॉरी 81 साल के थे। तो वो कांग्रेस का एक प्राइम मिनिस्टर 71 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनता है और 81 साल की उम्र तक प्राइम मिनिस्टर रहता है। इसी तरह कांग्रेस के एक और महान शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश सब बनाया, चाइना को गिफ्ट दिए, जवाहरलाल नेहरू साहब, वो जब गुजरे थे तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जब उनका देहांत हुआ था, और उस वक्त वो 70 से काफ़ी ऊपर साल के थे। और अगर इंदिरा गांधी जी का कत्ल नहीं होता तो वो भी जब तक जिंदा रहती प्राइम मिनिस्टर रहती। यही राजीव गांधी साहब का होता। तो ज़रा पहले अपने गिरेबान में झांक के फिर बात किया करो। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश के लोग मुसलसल भारत के खिलाफ बकवास भी कर रहे हैं, लेकिन भारत से मदद भी मांगी चावल के हवाले से। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि चावल इनके फूड का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो भारत ने 24,690 टन चावल बांग्लादेश को भेज दिए हैं। अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र में तबलीगी इज्तिमा होता है। मैं तबलीगी इज्तिमा का डिटेल में 2-3 बार बता चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। इसमें भांत भांत के जॉबलेस लोग, पूरे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से जॉबलेस लोग जिनका कोई काम धंधा नहीं होता, वो जाते हैं वहाँ, खुद भी दूसरों को नफ़रत का पाठ देते हैं, और जो बड़े बड़े वहाँ पे गुरु आते हैं इनके, उनसे नफ़रत सीख के जाते हैं। तबलीगी इज्तिमा दुनिया का सबसे घटिया इज्तिमा होता है, और ये किसी अरब देश में नहीं होता कभी भी। वो अरब देश जहाँ से प्रॉफिट पैदा हुए, जहाँ से इस्लाम आया, वो कभी भी तबलीगी जमात नहीं, इनकी ना कोई तबलीगी जमात जाती है, ना तबलीगी कोई गैदरिंग होती है। इनफैक्ट सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने तबलीग पे बैन लगाया हुआ है। इमारात में तबलीग पे बैन है। अरब कंट्रीज तबलीग नहीं कर सकते, लेकिन ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नकली कन्वर्टेड फेक मुसलमान ये सब करते हैं। सुरेश जी हैं जो सुदर्शन टीवी के, उन्होंने इस पे एक छोटी सी बात कही है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। महाराष्ट्र में तबलीगी जमात बड़े इज्तिमा का आयोजन कर रही है। एक एक कार्यक्रम में लाखों लोग आएंगे और ऐसे दर्जनों कार्यक्रम महाराष्ट्र के हर जिले में होंगे। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले जिहादी आएंगे, पाकिस्तान से हिंदुओं का खात्मा करने वाले जिहादी आएंगे, अफगानिस्तान से तालिबानी आएंगे। इस संस्था को सऊदी अरेबिया से लेके कई इस्लामिक देशों में प्रतिबंध है, तो इसने महाराष्ट्र में आयोजन की अनुमति ली कैसे? और नहीं ली तो फिर परमिशन नहीं होने के बावजूद भी कार्यक्रम कैसे हो रहे? इसको खरबों रुपए विदेश से कैसे आ रहे हैं? और इसमें आने वाले लाखों लोग भारत से, महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। मतलब बड़ी घुसपैठ महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में होने वाली है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि यह तबलीगी जमात द्वारा आयोजित महाराष्ट्र के जो इज्तिमा है, इसको अनुमति ना दे, दी है तो कैंसिल करे, और महाराष्ट्र को बचाने के लिए आपकी सरकार गंभीर होकर तुरंत एक्शन ले। अजीज दोस्तों, लंदन में क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के लोग गुजर रहे थे, वहाँ पे एक ड्राइवर ने लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। अब ये एक्सीडेंट है कि क्या है पता नहीं, लेकिन इस पे कोई प्रेस ने कुछ भी बोला नहीं है, खामोशी छाई हुई है। और क्यों ना हो, ये रिपोर्ट है कि
यूके में 85 शरिया कोर्ट्स हैं। ऑफ कोर्स यूके वेस्टर्न इस्लामिक कैपिटल है। अजीज दोस्तों, साथ ही साथ चलते चलते आखिरी एक बात बता दूं यूके के हवाले से कि मैंने बताया था और ये ख़बर आई है टेलीग्राफ में कि दुनिया में सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूके के लोगों को मिलती है। अब अजीज़ दोस्तों आते हैं अमेरिका की तरफ। पहले कनाडा की तरफ। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है अपनी ही पार्टी की तरफ से, उसके अपने जो कोएलिशन पार्टनर्स थे उनकी तरफ से कि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ दें, लेकिन वो ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे चिपके हुए हैं और किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कनाडा के लोग अगर अमेरिका का हिस्सा बन जाएं तो उनका टैक्स 60% कम हो जाएगा, इनका बिजनेस डबल हो जाएगा और उनको दुनिया की बेस्ट आर्मी प्रोटेक्ट कर रही होगी। दुनिया का कोई और मुल्क ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अजीज दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम आ रही है, एक थरथरी तो मची हुई है। अब 1 महीने से भी कम रह गया है, ऑल्दो कि अभी भी कहा जा रहा है कि इसको रोका जा सकता है, किसी न किसी तरह डीप स्टेट कोशिश करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसमें 5 इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। कश पटेल जो हैं वो डायरेक्टर FBI हैं और वेरी एक्सट्रीम पे जाके वो डीप स्टेट को बदलना चाहते हैं। डीप स्टेट तो हर कंट्री में होती है और ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आते जाते रहते हैं। डीप स्टेट रहती है, एक पॉलिसी रहती है, एक ब्यूरोक्रेसी चीज़ों को चला रही होती है। तो अमेरिका की डीप स्टेट तो रहेगी, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़, उसका एजेंडा चेंज करने की कोशिश करेगी डोनाल्ड ट्रंप की टीम। विवेक रामास्वामी जो हैं वो डोज के कोचेयर हैं एलन मस्क के साथ, और डोज है जो पूरी अमेरिकन मिनिस्ट्रीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रखेगी। तुलसी गब्बार्ड है वो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर होंगी, और जय भट्टाचार्य हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर होंगे, और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस की बीवी उषा वांस हैं। ये सब प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त एक मातम छाया हुआ है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टीम काफ़ी हद तक पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर डाल रही है मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के ज़रिए। अज़ीज़ दोस्तों, 20 जनवरी को हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाइबल उठा के अपना ओथ लेंगे। इससे ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन है, लेकिन वो एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। तो ये उन लोगों के लिए एक सबक है कि जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुफाओं में जाके पूजा करते हैं और मंदिरों में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो भाई ये दुनिया के हर मुल्क में होता है, खाली आपको अपना प्राइम मिनिस्टर ही बुरा लगता है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की पॉलिटिक्स की बात ही क्या है। 17 साल वियतनाम में जंग लड़ी, वियतनाम पे हमला किया और हज़ारों अमेरिकन फौजी और लाखों वियतनामी मारे गए। उस जंग के असरात दूर दूर तक फैले, लेकिन बहरहाल वियतनाम के लोग अजीम लोग हैं, उन्होंने रीबिल्ड किया अपनी कंट्री को। आज जो वियतनाम एक बहुत ही अच्छी फ्लरिशिंग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, नॉट लाइक पाकिस्तान जो कि लुटेरों और डाकुओं के हाथ में है, जिनको सिर्फ टेररिज्म की मार्केट चलानी होती है। अब अमेरिका ने ऑफ़र किया है कि हम आपके वियतनाम के अंदर एक रोल प्ले करना चाहते हैं, और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ अपना डिफेंस का कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, ना वियतनाम ने अपनी पॉलिसी बदली है, ना अमेरिका ने, इसके बावजूद कोऑपरेशन हुआ।
ये दुनिया में डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दुश्मन आज के दोस्त कल दुश्मन बन सकते हैं। ये सब नॉर्मल है। अब आप खुद देखें कि ये नॉर्मन फिंकेल्स्टाइन कहते हैं कि अगर आप ये कभी महसूस करें कि आप बेकार हैं तो याद रखिएगा कि 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को 20 साल लगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद सिर्फ तालिबान को हटा के वापस तालिबान को लाने में। समझदारों के लिए ये इशारा काफ़ी है। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अपनी 3 कंट्रीज़ के ऊपर अपनी इजारादारी कायम की है। अमेरिका जब से बना है 200 साल से ऊपर हो गए, तब से अमेरिका ने कभी डायरेक्ट किसी कंट्री को कॉलोनी नहीं बनाया। अमेरिका का एम्पायर है, बहुत बड़ी एम्पायर है, पूरी दुनिया पे रूल करती है, लेकिन वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पे मुख्तलिफ मुल्कों पे हमले करती है और वहाँ पे रेजीम चेंज करके अपनी मर्ज़ी की रेजीम ले आती है। जहाँ पे नहीं ला सकती वहाँ पे मुसलसल हमले करके मुल्क को भी तबाह कर देती है और बशर अल असद, कज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन जैसे लीडर्स को डायरेक्ट हटा देती है। वरना अपने स्टूजीज़ के ज़रिए उस मुल्क में रिवॉल्यूशन ला जाता है, जैसे कि बांग्लादेश का रिवॉल्यूशन, जो कि ज़ाहिर है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के एक पपिट को बिठाया गया है। तो पहली बार हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की डायरेक्ट एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा है फिज़िकली, जैसे कि कनाडा के हवाले से इसने कई बातें की हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं। अजीज़ दोस्तों, क्रिसमस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया है, जिसमें एक तो अलग से क्रिसमस पे क्या कि वी हैव मेड पीपल प्राउडली सेइंग मेरी क्रिसमस अगेन, यानी लोग मेरी क्रिसमस नहीं कहते थे ख़ास तौर पे मुसलमानों के डर से, तो वो कह रहा है कि अब खुल के लोग क्रिसमस मना रहे हैं। इस तरह एक लंबी चौड़ी 2 पेज की इसने ट्वीट की है कि मेरी क्रिसमस सबको, ख़ास तौर पे चाइना के वो फौजी जो कि इलीगली पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहे हैं, और हमने 38,000 लोग खोए थे 110 साल पहले पनामा कैनाल बनाने के लिए। और गवर्नर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो हैं, उनके सिटीजन्स को मैं मुबारकबाद देता हूं कि अगर वो अमेरिका को ज्वाइन करते हैं तो कनाडा अमेरिका का 51 स्टेट बन जाएगा और वहाँ के टैक्स 60% ख़त्म हो जाएंगे, बिजनेस डबल हो जाएगा और वगैरह वगैरह। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों को चाहिए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर बन जाएं, कंट्री के पार्ट बन जाएं, और हम हर हालत में ग्रीनलैंड को चाहते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी पर्पस और वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ग्रीनलैंड अजीज़ दोस्तों ना होने के बराबर पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका कंट्रोल डेनमार्क के पास है। वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन अब चूँकि बर्फ़ काफ़ी हद तक मुख्तलिफ ग्लेशियर्स में से पिघल रही है, तो उसके नीचे ज़बरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि पिछले 200 साल से दुनिया भर में खुदाई करके इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज सब निकाल लिए हैं। और अब जो नए नेचुरल रिसोर्सेज आए हैं, जैसे कि लिथियम है। अब लिथियम पहले कभी इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, मोबाइल में और कंप्यूटर्स में और इन सब में लिथियम की बहुत ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग बैटरी के लिए। तो अब लिथियम एक नई कह लें कि मिनरल है जो कि निकाली जा रही है, जिसकी तरफ पहले कभी इनकी नज़र नहीं पड़ी थी। तो अब जो नया टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें कुछ ऐसी मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर से निकल रही हैं। जैसे कि अभी सऊदी अरब में इतना पेट्रोल है, लेकिन सऊदी अरब पेट्रोल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करके दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो उनके यहाँ भी लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे उसी पेट्रोलियम के करीब ही मिले हैं, जो कि आरामको कंपनी ने डिस्कवर किए हैं।
इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इस ट्वीट में ये भी कहा है कि मैरी क्रिसमस रेडिकल लेफ्ट लोगों को, जो कि हमेशा से हमारे कोर्ट सिस्टम और हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और हमारे अजीम अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से कुछ करने नहीं दिया जा रहा। ख़ास तौर पे मेरे जैसे आदमी के ख़िलाफ़ तो ये बहुत ज़्यादा चलते हैं और इनको पता है कि इनका चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम रह गया है। अजीज़ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि एक पागल आदमी है जो कि जिसने बेवकूफ़ी से 37 लोगों की सज़ाए मौत माफ़ कर दी है और ये 37 लोग वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किए हैं, रेप किए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। लेकिन एक प्रेसिडेंट जो कि सोया हुआ रहता है, जो बाइडन, उसने इन सब को माफ़ कर दिया है। तो मैं इन लोगों को तो कभी भी मैरी क्रिसमस नहीं कहूँगा, मैं इनको कहूँगा गो टू हेल वगैरह वगैरह। अजीज़ दोस्तों, पनामा कैनाल है ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि 110 साल पहले अमेरिका ने बनाई थी। क्योंकि आप देखें ना, अगर नॉर्थ और साउथ अमेरिका का नक्शा, तो अमेरिका के ईस्ट से यूरोप, अमेरिका के ईस्ट से जो शिप वेस्ट की तरफ जाना चाहते थे, उनको पूरा साउथ अमेरिका के नीचे से होके जाना पड़ता था और वहाँ पे मौसम वगैरह के हवाले से काफ़ी मसले थे। तो 110 साल पहले अमेरिका ने पनामा में एक कैनाल निकाली, जिससे शिप बीच में से कैनाल के ज़रिए क्रॉस करके ईस्ट एशिया की तरफ, जापान, इंडिया वगैरह की तरफ आसानी से चले जाते थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि 110 साल पहले हमने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, हमारे 38,000 अमेरिकन लोग मारे गए थे बहुत ही ख़तरनाक मच्छरों से और जंगल में जानवरों से ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। टेडी रोजवेल्ट हमारे प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को समझा था कि हमारी ट्रेड और हमारी नेवी की सिक्योरिटी के लिए कितना ज़रूरी है पनामा कैनाल, इसलिए हमने इसको बनाया। अब जैसे एक मिसाल है कि अगर नेवी जो है अमेरिका की, वो वेस्टर्न कोस्ट है, जैसे कैलिफोर्निया में है, सैन डिएगो वगैरह में, वो यूरोप की तरफ जाना चाहें तो उनको बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता था, तो पनामा कैनाल के ज़रिए। तो वो कह रहे हैं वो एक बहुत अक्लमंदी का काम था, लेकिन हमारा एक बेवकूफ़ प्रेसिडेंट जिमी कार्टर आया जिसने सिर्फ $1 में वो कैनाल पनामा को वापस बेच दी और उसका टोटल कंट्रोल पनामा में चला गया। तो कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पनामा कंट्री अगर इस कैनाल को चलाता है ना तो समझ में आता है, लेकिन अब तो वो चाइना के हवाले कर दी गई और चाइना के फौजी उसका निज़ाम संभाले हुए हैं और अमेरिका के लिए ये मसला है, ख़ास तौर पे हमारी नेवी के लिए। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने इसलिए पनामा को ये हवाले नहीं किया था। और आज भी पनामा को समझना चाहिए कि हमें ये वापस लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बिज़नेस और नेवी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम पनामा कंट्री को साफ तौर पे कहते हैं कि हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं और हम लेने जा रहे हैं इसको। अजीज़ दोस्तों, पनामा ज़ाहिर है कनाडा की तरह एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। पनामा के प्रेसिडेंट ने फ़ौरन कह दिया कि हमारे मुल्क का और पनामा कैनाल का एक स्क्वायर मीटर जो है ना, वो पनामा का है और वो पनामा का ही रहेगा। ये जवाब दिया है पनामा के प्रेसिडेंट ने और ट्रंप ने इसका जवाब दिया है कि हम इसके बारे में देखेंगे। और फिर उन्होंने एक ट्वीट की है, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल। पनामा कैनाल को यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल कह रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रायोरिटीज़ हैं बड़ी रेडिकल हैं, दुनिया को बड़ा तब्दीली महसूस होगी। और ये अमेरिका है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, नेटो जैसा एक 40 कंट्रीज़ का अलायंस है इनके पास। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम नेटो को भी छोड़ देंगे। क्या इसके पीछे कारण है? यू नेवर नो। हो सकता है वो समझते हैं कि नेटो के कुछ कंट्रीज़
उनके कंट्रोल में नहीं आते, जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह अक्सर इनके अमेरिका के लिए मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। जो डिज़ाइन शायद यूक्रेन के लिए अमेरिका की थी, वो नेटो के कुछ कंट्रीज़ नहीं मानते थे। इसी तरह कोविड के दौरान और कई चीज़, तो उन्होंने इशारा दिया है कि हम नेटो छोड़ देंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो पहले दिन WHO को हम छोड़ देंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करती है, मुख्तलिफ पेंडेमिक्स को पनाह देती है, मुख्तलिफ पेंडेमिक्स को बढ़ाती चढ़ाती है और दुनिया में एक अजीब खेल खेलती है WHO नेटो जैसे अलायंस से अगर अमेरिका निकल जाता है तो इसका बहुत ही लंबा दूर तक असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जब एक अल्टरनेट अलायंस ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है और ब्रिक्स के मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये देखना होगा कि किस तरह अमेरिका अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। बताता चलूँ कि ब्रिक्स के 1 जनवरी 2025 से कई मेंबर मुल्क बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स पार्टनर जो नए आ रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, उसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान आदि से ज़्यादा दुनिया ब्रिक्स की तरफ जा रही है। दो कि अभी ये एक इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक अलायंस है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं, लेकिन अमेरिका को इस पे सोचना होगा। अजीज़ दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि हिंदू जो कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, तो इस तरह एक श्री राम कृष्णन हैं, वो इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और ऑथर हैं। उनको वाइट हाउस सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र बनाया गया है। तो हिंदुओं का काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा अमेरिकन फ्यूचर पॉलिटिक्स में। लेट्स सी कि ट्रंप की पॉलिटिक्स के साथ अमेरिका के हिंदुओं का क्या रोल रहता है और भारत के साथ इसमें क्या कोऑपरेशन बढ़ता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।